हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 52 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 53 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग बताया गया। साथ ही भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है ये वाद। और ये वाद हुआ कब था? तो ये 1970 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय वाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन से कौन सा समिति संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा राजमन्नार समिति, जो कि केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है, ना कि राज्य के पुनर्गठन से। जबकि धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, ये सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजमन्नार समिति। अगला प्रश्न है, संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो दोस्तों, संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया है। दोस्तों, भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण को स्वीकार करते हुए आर्टिकल 29 और 30 में इसके संरक्षण का प्रावधान भी किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस आधार पर बांटा गया? तो भाषा और धार्मिक आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलन युग्म की पहचान कीजिए। कह रहा है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए जो 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका गठन 22 फरवरी 2000 ईस्वी को किया गया था और उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया थे। कौन थे? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका गठन किया किसने था अगर पूछे तो दोस्तों, इस समिति का गठन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की प्रस्तावना पर गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़ों का चयन करें। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना जो था उसके हिसाब से लिंगानुपात जो भारत का है वो है 943, यानी 1000 पर पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, जबकि 1000 बालक पर 919 बालिकाएं हैं, यानी बच्चियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, मार्शल के अनुसार उपयोगिता को द्रव्य के जरिए भी मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी को खरीदने से ज़्यादा चाय को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय सस्ते में मिल जाएगी। तो चाय की मांग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, आरबीआई के अनुसार किसान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो जान लीजिए। जो सबसे बड़े किसान हैं उसमें कहा गया कि जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है तो उसे बड़े किसान की कैटेगरी में रखा गया है। जिसको 2 से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है
उसे मध्यम वर्ग के किसान में रखा गया है, जबकि 2 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान को सीमांत किसान या फिर लघु किसान या फिर छोटा किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे परफेक्ट है। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को लघु किसान के रूप में जाना गया है, जबकि अगर 1 हेक्टेयर से भी कम अगर किसी के पास भूमि है तो उसे मजदूर कैटेगरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची उछाल लगा सकता है क्योंकि। तो दोस्तों कोई भी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल पर जितना ऊंचा छलांग लगा सकता है उससे ज़्यादा चंद्रमा पर इसलिए लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कम है। कितना कम है? तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चंद्रमा पर कम है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को उसके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर विकिरण प्रभाव भी रहता ऑप्शन में तो सीवी रमन ने विकिरण प्रभाव, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन का अध्ययन भी कहते हैं, तो ये दोनों अगर है तो दोनों ही सही होगा, यानी कि विकिरण प्रभाव रहे या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, दोनों ही सही है। कब मिला था? तो 1930 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों रडार का उपयोग जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने या फिर मार्ग दिशा निर्देश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रडार में दोस्तों किस तरंग का प्रयोग किया जाता है अगर पूछे तो रडार में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने या फिर मार्ग दिशा निर्देशित करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों हमारी आंखों की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और ये कैसा बनता है? तो ये वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटा और उल्टा। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? दोस्तों पानी की बूंदें या अवतल लेंस की तरह प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानी की बूंदें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पानी की बूंदों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होने की वजह से स्थितिज ऊर्जा भी इसका न्यूनतम होता है। पानी की बूंदें जब पृथ्वी पे आती है तो वो गोलाकार ले लेती है और वो पृष्ठीय तनाव की वजह से ही होता है। तो इतना फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीले में किसके समतुल्य होता है? अगर आपका बॉडी गीला है तो उसमें विद्युत प्रतिरोध किस प्रकार का होगा? तो वो होगा 10⁻6 ओम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर शुष्क है यानी सूखा है तो 10⁻4 ओम जो है 4 ओम का प्रतिरोध समतुल्य होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको शुष्क और गीला दोनों में याद रखना है। शुष्क में है 10⁻4 ओम और गीले में है 10⁻6 ओम। अगला प्रश्न है, इसमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ये दोनों का प्रयोग फोटोग्राफी उद्योग में होता है। तो अगर फोटोग्राफी उद्योग पूछे तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल, लेकिन सिर्फ फोटोग्राफी रहे तो ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्टिल लाइट में किया जाता है क्योंकि। दोस्तों सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है और यह जल की बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं हो पाता, इसीलिए इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है ताकि दूर से भी स्ट्रीट लाइट के लैंप का जो लाइट है वो ज़मीन तक पहुंच सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो वो है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी को शरीर संचयित नहीं कर सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप हम मतलब कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों गलत ही इसमें से कौन सा युग्म गलत है, चलिए देखते हैं। पहला है प्लेग, चूहा। तो दोस्तों चूहा के जूठा खाने से, जूठा खाना जैसे कि चूहा अगर रोटी खा लिया और वो रोटी आप खा लेते हैं तो आपको प्लेग होता है, तो चूहा से प्लेग रोग फैलता है, ये सही है। रेबीज कुत्ता के काटने की वजह से होता है, ये भी सही है। टेप वर्म शुगर के जूठन से या फिर शुगर के जो लार वार होता है अगर कहीं पे गिर जाता है और वो अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उसकी वजह से टेप वर्म नामक रोग होता है, या फिर शुगर का जो मांस होता है उसको अगर आप खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी टेप वर्म हो सकता है, तो ये भी सही है। चौथा है पोलियो, जो कि बंदर से, तो ये बंदर से नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत युग्म चुनने को कह रहा था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोलियो किससे होता है दोस्तों? तो पोलियो वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, संभव दर्पण कौन सा है? तो दोस्तों सदैव सीधा प्रतिबिंब या तो समतल दर्पण में बनता है या फिर उत्तल में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको हमेशा सीधा खड़ा हुआ प्रतीत समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ही होगा। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो दोस्तों जब आप खाना बना रहे होते हैं तो और कोई बर्तन बाहर से काली हो रही है मतलब कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और उस ईंधन से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है जिसकी वजह से बर्तन काली पड़ रही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों तंतुपास्थी संधि कपाल में पाई जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपाल में। जबकि जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम फीमर होता है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? दोस्तों अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग करता क्या है? तो यह दिमाग की जो कोशिका होती है उसको कमज़ोर कर देता है जिसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, तो ये कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। पहला है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में नहीं लाया जाता, यह फोटोग्राफी फिल्म बनाने या फिर प्लेट बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है करना था यही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, याद रखिएगा। दूधिया मैग्नीशियम, ये इसका प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट, ये गठिया का उपचार किया जाता है लिथियम बाइकार्बोनेट से, तो बिल्कुल सही है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है, तो ये भी सही है। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा पूछे सिल्वर आयोडाइड, गठिया का उपचार लिथियम बाइकार्बोनेट, प्रति अम्ल दूधिया मैग्नीशियम, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी फिल्म या फिर प्लेट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा पराध्वनिक किरणें। दोस्तों पराध्वनिक किरणें अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। जबकि एक्स किरण, गामा किरण या फिर परावैंगनी किरण, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है। दोस्तों समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद जो है वो है फाइटोप्लैंक्टन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहा जाता है। किसे? बृहस्पति को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहा जाता है। दोस्तों बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो उपग्रह है वो भी सबसे बड़ा उपग्रह है और उसका नाम है गैनीमेड। तो ये इतना फैक्ट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। दोस्तों मंदाकिनी एवं अलकनंदा किस जगह पर जाकर मिलती है? तो यह रुद्रप्रयाग में मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों प्रयाग की बात करें तो प्रयाग होता कितने प्रकार का प्रयाग है? तो 5 प्रकार का प्रयाग है। कौन कौन सा? तो विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा आकर अलकनंदा से मिलती है वो जगह है विष्णु प्रयाग। फिर आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ से पिंडारी नदी अलकनंदा से जाकर मिलता है वो है कर्ण प्रयाग। उसके बाद आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी नदी जाकर अलकनंदा से मिलती है वो नंद प्रयाग होता है। फिर आकर क्या कहता है, मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। और फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बन जाती है और ये मिलता है देवप्रयाग में। तो प्रयाग कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, 5 हमने बता दिया है और 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सा है? धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, फिर आगे बढ़ता है कर्ण प्रयाग के पास पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलकर अलकनंदा नदी बनकर आगे बढ़ता है। और फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, फिर आगे बढ़ता है तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलता है और रुद्रप्रयाग के पास ही मिलता है। और फिर आगे बढ़ता है और भागीरथी नदी अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, हमने रिपीट इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक भूभाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग खादर या फिर बांगर के नाम से भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं और नई जलोढ़ को खादर के नाम से। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो इसका निर्माण बाढ़ के आने से होता है या फिर नदियों के निक्षेपण से होता है। जो नदियों के आसपास की जमीनें हैं, जो आसपास की मैदानें हैं, वो सभी जलोढ़ मिट्टी से ही निर्मित है। तो भारत में सर्वाधिक भूभाग में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है? तो दोस्तों एशिया और प्रशांत महासागर में स्थित प्लेट फिलीपीन प्लेट है। कौन सा प्लेट है? फिलीपीन प्लेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो दोस्तों देवप्रयाग को प्रिय धम्म विजय की ही श्रेष्ठ विजय के रूप में समझा जाता है। यह अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में से वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यूनानी राजा और संवर्ती राजा पर धम्म विजय हासिल किए थे अशोक, और इसी की चर्चा 13वें अभिलेख शिलालेख में किया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अशोक के 13वें शिलालेख में किसकी चर्चा है, तो याद रखिएगा धम्म विजय की चर्चा है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल विलाग की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो दोस्तों अल हिलाल की स्थापना तो सबको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में की थी, जो कि एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था। अल विलाग के बारे में बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अल हिलाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर पैटर्न चेंज करता है तो अल विलाग भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा अल विलाग की स्थापना मोहम्मद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1915 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब? 1915 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो दोस्तों द कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट यह सैयद अहमद खान की पुस्तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो दोस्तों सुल्तान के बाद मतलब सुल्तान जो है वो पैगंबर के बाद आता है, यानी सबसे श्रेष्ठ जो पृथ्वी पे है वो सुल्तान है, ऐसा बतलाने वाले कौन थे? तो वो थे बलबन। बलबन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों बलबन ने सिजदा एवं पैबोश नामक प्रथा चलाई थी। सिजदा यानी कि राजाओं के सामने अपना सर झुकाना और पैबोश यानी उनके पैरों को चूमना। ये प्रथा बलबन के द्वारा चलाया गया था और उन्होंने खुद को पैगंबर के बाद रखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो तो लाहौर ही थी, जबकि उसकी धार्मिक राजधानी अमृतसर को माना जाता है, अमृतसर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृतसर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अमृतसर की स्थापना सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप्स को जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत का प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो वो था दोस्तों चार्ल्स वुड आयोग। कौन था? चार्ल्स वुड आयोग, जिसे हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। ये कब आया था? तो ये दोस्तों 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। दोस्तों वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने वाला था चार्ल्स वुड आयोग। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था दोस्तों ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के द्वारा 11 मार्च 1889 ईस्वी को मुंबई के चौपाटी इलाके में पंडित रमाबाई के द्वारा शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो दोस्तों अकबर जो है वह हेमू के समकालीन था, जब उन्होंने दिल्ली, आगरा और संभलपुर पर अधिकार किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेमू दोस्तों यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है? तो दोस्तों यह कहा था लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में भारतीय गर्मपंथी थे जो कि कहे थे कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न है, पत्रिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों पत्रकारिता के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिसे पत्रकारिता के लिए सजा मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी वो पत्रिका कौन थी जिसके लिए इन्हें सजा मिला था दोस्तों? तो वो था द बंगाली।
कौन था? द बंगाली, जिसे 1862 ईस्वी में इन्होंने खरीदी और लगभग 40 वर्षों तक इसका संपादन किया। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार में सजाइए। चलिए देखते हैं। पहला है सिराजुद्दौला का नवाब बनना। सिराजुद्दौला दोस्तों कब नवाब बना था? तो ये बना था अप्रैल में, अप्रैल 1756 ईस्वी में बने थे। कब? अप्रैल 1756 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था सिराज उद्दौला नवाब बने थे, उसके बाद हुआ था ब्लैक होल की घटना, यानी सिराज उद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह 23 लोग ही बस जिंदा थे, बाकी की मृत्यु हो गई थी। तो उसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। तो दूसरा जो मतलब दूसरी जगह पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। और फिर होता है अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, और उसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा चर्चा घोड़े का मिलता है। किसका मिलता है? तो घोड़ा का। कितनी बार मिलता है दोस्तों अगर पूछे तो 215 बार घोड़ा का चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। जबकि गाय की बात करें तो गाय को सबसे पवित्र पशु के रूप में जाना जाता था और इसे अधन्या कहा जाता था उस समय, और इसकी चर्चा 176 बार ऋग्वैदिक काल में किया गया है, जबकि वृषभ यानी बैल की चर्चा 170 बार की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा है? दोस्तों 4 व्रतों में से एक व्रत ब्रह्मचर्य था, जिसे महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय ये पहले से ही था। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो दोस्तों गांव के 3 भेद बताए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना था? दोस्तों कुरु कबीला भरत और पुरु कबीले के मिलने से बना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरु जो था दोस्तों वो सम्राट ययाति का छोटा पुत्र था, जिसे पांडव या और कौरव के पूर्वज के रूप में जानते हैं। तो भरत और पुरु दोनों कबीले के मिलने से कुरु कबीला का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। नमक सत्याग्रह ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था 12 जून 1928 ईस्वी को। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दिसंबर 1916 में। जबकि लाहौर अधिवेशन ये हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। ये कौन कौन सा है? तो वो है दोस्तों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। कौन कौन सा? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। अगला प्रश्न है,
अकबर द्वारा स्थापित अनुदान विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में पुस्तकों का जो अनुवाद सबसे पहले किया गया था वो था सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न है, पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ था? तो दोस्तों पालों के समय में बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा था उसका विशेष विकास हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाल वंश के राजा जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो दोस्तों वज्रयान शाखा का ही एक विश्वविद्यालय था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक करके जाइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।